नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच हमारे इस संस्थान के एक बहुत ही होनहार छात्र रोशन कुमार जी यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। मैं बता दूं, इनकी एक छोटी सी परिचय विशेष, क्योंकि अपने बारे में खुद आप रोशन जी की जुबानी ही सुनेंगे। और मैट्रिकुलेशन तक इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा यहीं पे ग्रहण किया, इसी संस्थान के द्वारा, जब ये सनशाइन ट्यूटोरियल के रूप में जाना जाता था। इसके बाद फिर उच्चतर शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ये शहर की ओर भी गए और विगत कुछ वर्षों से जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए द डिटर्मिनेशन टीम के साथ द डिटर्मिनेशन परिवार का एक हिस्सा बने फिर से। और इनकी जीवन की कुछ ऐसी स्ट्रगल रही कि फिर इन्होंने पटना से वापस गांव आए, फिर अपनी जीवन की जद्दोजहद में, अपने जीवन की संघर्ष में फिर द डिटर्मिनेशन परिवार से जुड़े। और फिर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है बीपीएससी टीआरई 3 में इन्होंने हिंदी विषय के रूप में वर्ग 6 to 8, वर्ग 6ठी से 8वीं तक की जो हिंदी विषय में इन्होंने सफलता अर्जित किया और इस संस्थान को ही नहीं, अपनी परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को गौरवान्वित किया। बहुत ही होनहार ये बच्चा जो आज आप लोगों के सामने है। तो ये एक छोटी सी परिचय रोशन जी की, और विशेष रोशन जी के जीवन सफ़र, उनके जीवन के संघर्षों की कहानी, उनकी जीवन की झंझावातों में किस तरह उन्होंने अपने आप को इस संघर्ष में झोंका, कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रगल को जिया, इन तमाम बातों पर वो खुद अपनी ही जुबानी वो अपनी बात को रखने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं हमारे संस्थान के एक बहुत ही होनहार शिष्य जो अब एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देंगे बिहार सरकार में। तो आइए रोशन जी। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सफलता में सहयोग रहे। बहुत बड़ा सहयोग सर का रहा है, और सफलता ही नहीं, शुरुआती दौर से ही सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगता रहा, और यही एक वजह है कि पढ़ाई से एक लगाव भी जुड़ गया। क्योंकि जिस स्टाइल में पढ़ाते हैं सर अभी भी, आज से विगत 10-15 साल पहले भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया। बस यही बदलाव आया है कि बच्चों को कितना ढंग से समझाया जाए। जो जब हम 10वीं यहीं से किए हैं, और मुझे तब पता चला कि पढ़ाई किस ढंग से होता है। शुरुआती दौर में तो बस किसी तरह क्लास पढ़ते चल गए, पहली से दूसरी ऐसे करते करते 8वीं तक आए, 9वीं तक पढ़ें। और जब 10वीं में आया तब 10वीं का सिलेबस इतना बड़ा तब लगता था, अब तो नहीं लगता है। तब जिस ढंग से सर पढ़ाते थे, सब सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं, जितने सारे सब्जेक्ट थे उस समय सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और किसी में ये नहीं लगता था कि सर लगता है कुछ चीज़ छोड़ के निकल गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हर एक चीज़ में 110% कोशिश करते थे और दिए भी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बेस हम लोग का बनता चला गया। और सर बेस बनाने में हमको लगता है अभी भी उतना ही मेहनत करे जितना पहले मेहनत करते थे। और उसके बाद हम 10वीं पास के बाद हम पटना गए, वहाँ से हमने साइंस स्ट्रीम चुना और 12th किया। फिर एकाएक स्विच कर गए हम लोग कि अब जनरल कंपटीशन में करना है। तो कुछ दिन वहाँ जनरल कंपटीशन की तैयारी किए, और फिर लास्ट वन जब ग्रेजुएट हो गए तो उसके बाद हुआ कि अब बीएड कर लिया जाए। बीएड भी किए, और बीएड करने के दौरान घर पे ही रहना हुआ। 2021 के बाद हम 2021 के लास्ट मंथ में शायद लॉकडाउन के टाइम से, हाँ, कोरोना के बाद 2021 के अक्टूबर-नवंबर में हम घर शिफ्ट हो गए। और घर शिफ्ट हो गए तब वही था कि घर शिफ्ट होकर करना क्या है, वही है कि अब पढ़ना ही है। तो जो सनशाइन ट्यूटोरियल 2013 में हम छोड़ के गए थे, वह पुनः 2022 में फिर से ज्वाइन किए, और फिर ये नए स्वरूप में बदल गया द डिटर्मिनेशन के नाम से। और तब से हम कंटिन्यूसली जुड़े हैं और सर पढ़ाते रहे। अब बात रह गया कि सब्जेक्ट का, तो हिंदी सब्जेक्ट अब किससे पढ़े गांव में रह के। हमने कुछ ऑनलाइन क्लासेज भी किया, लेकिन हमें लगा नहीं, ये लगता है सिर्फ
ऑनलाइन क्लास से लगता है बकवास है फिर, क्योंकि पढ़ने के बाद लगा कि जो चीज़ वो बता रहे हैं उस उतना कंटेंट हम खुद से एब्जॉर्व कर रहे हैं पढ़ के, कुछ एक्स्ट्रा लग ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद सर को बोले कि सर हिंदी पढ़ना है, तब सर हिंदी पढ़ाने के लिए स्पेशल टाइम दिया हमें पर्सनली, क्योंकि बच्चे हिंदी का तो थे नहीं, सिंगल हम थे, तो अब उतना टाइम भी सर के पास नहीं रहता था। फिर भी उसमें से टाइम निकाल के पर्सनली हमको तैयार किए कि आप TRE 2 में छूट गए थे 2-3 नंबर से। एक्चुअली देखिए था क्या कि हिंदी सब्जेक्ट से मेरी लगाव बहुत पुरानी रही थी। मैंने मास्टर डिग्री करने की भी कोशिश की थी हिंदी सब्जेक्ट से, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन बने, हालात बने कि मैंने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो शुरुआती दिनों में मुझे हिंदी से काफ़ी लगाव थी। फिर उसके बाद अब जब मैं BPSC की, बिहार लोक सेवा आयोग की इंटरव्यू, 66वीं बिहार लोक सेवा आयोग की मैंने इंटरव्यू फेस किया था, तो उस वहाँ पर मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी थी। तो फिर से एक बार हिंदी को पढ़ने का मौका मिला था। उन दिनों सर्वेश सर से मैंने बहुत कुछ सीखा हिंदी में, और उनसे मुलाकात भी की, और बहुत प्रेरित किया। उनका जो व्यक्तित्व है या उनके जो पढ़ाने का जो टीचिंग स्टाइल था वो मुझे काफ़ी भा गया। तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं उनसे। हालांकि उनसे बहुत दिनों तक क्लास करने का मौका नहीं मिल पाया। ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर ली थी, लेकिन चूँकि मेंस की एग्ज़ामिनेशन थी तो 2-4 क्लास से ज़्यादा मैं कर नहीं पाया था उनका क्लास। फिर बबलू जी, इनका नाम चूँकि हम लोग बबलू जी के ही नाम से जानते हैं, रोशन जी इनका नाम है, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि सर हम हिंदी सब्जेक्ट से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरी है। और चूँकि ये सिंगल स्टूडेंट थे जो हिंदी स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, तो मैंने इनके अंदर एक जज्बा देखा। अगर सच पूछे ना तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि इन्होंने अपनी सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से पढ़ा। बिल्कुल मैं एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ। हाँ, मेरी ये कोशिश थी कि ये गंभीरता से मेरी बातों को सुने। और चूँकि होता क्या है ना कि आज के दौर में बच्चे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और बातों को उतनी गंभीरता से लेते नहीं हैं वो। मेरी एक ही कोशिश थी कि मैं जो इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, चूँकि पढ़ना तो स्वयं इन्हें है, मैं जो इंस्ट्रक्शन इनको दे रहा हूँ उसको बी केयरफुली, मतलब ये एकदम सावधानी से सुने ही ना केवल, बल्कि कोशिश करें उसको एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और मुझे खुशी है कि इन्होंने मेरी बातों को अक्षरशः पालन करने की कोशिश किया, एक कदम आगे बढ़ के उसको पालन किया। जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, जो रास्ता दिखाया कि कैसे किस चीज़ को, किस पोर्शन को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन के प्रति रिएक्ट करना है, कैसे आपको हैंडल करना है परीक्षा के सिचुएशन को, हिंदी लैंग्वेज को कैसे, हिंदी लिटरेचर को कैसे देखेंगे, व्याकरण के पोर्शन को देखेंगे। तो मैंने इनके अंदर एक चीज़ जो सबसे अधिक मुझे खुशी मिल रही थी उस दौरान, कि ये मेरी बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे थे और बहुत उत्सुक रहते थे कि सर आप थोड़ी देर भी हमें गाइड करें। और इन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया, उसका पालन किया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारा क्रेडिट खुद रोशन जी को ही जाता है। हाँ, इस बात की ज़रूर खुशी है कि इन्होंने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से लिया। और आज के डेट में प्रायः जो होते हैं बच्चों में इस चीज़ का अभाव पाया जाता है। तो खैर चलिए रोशन जी। हाँ, कहा जा सकता है पढ़ने का क्रेडिट तो मुझे ही जाता है वैसे, और पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने रखता है कि अगर आप सफल हैं तो आपका गाइडलाइन, आपको किस ढंग से गाइड किया जा रहा है, उसमें सर अग्रणी रहे, सबसे आगे रहे इस चीज़ में। और जब TRE 2 में नहीं हुआ तो उसके बाद TRE 3 के प्रिपरेशन के लिए सर ऐसे बोले कि अब तो कहीं जाना ही नहीं है, अब खाना पीना के साथ साथ सब कुछ पढ़ना यही होगा। और वही हुआ, खाना पीना घर के आदमी को तो पता भी नहीं था कब हम खाते थे नहीं खाते थे, यही खाना होता था। जो भी है, मतलब यही है कि जुड़ने के बाद जो है ना कि ये एक परिवार जैसा है। द डिटर्मिनेशन, हम इसको परिवार कहते हैं, जितना हमने जाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट भी है, वो लोग भी बोलेंगे ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा ज़रूर बताएंगे, जो हकीकत है वो बताएंगे। और परिवार की तरह जुड़े, और सब आदमी परिवार के मेंबर, मतलब सफलता में सबका योगदान रहा। द डिटर्मिनेशन फैमिली, सबको थैंक यू है। सबसे पहले तो सर को थैंक यू है कि पर्सनली मेरे लिए इतना टाइम निकाले कि हाँ आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा SST के थे।
तो उन पे ज़्यादा टाइम देना वैसे भी लाजमी है। और हम एक सिंगल हिंदी पढ़ें उसके लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटा एक दिन में देना पॉसिबल भी नहीं था सर को। तो फिर भी 1 घंटा ही निकाल लेना मेरे लिए वही काफ़ी था, क्योंकि समय सर के पास था नहीं। फिर भी सर उसमें से 1 घंटा निकाल कर हमको देते थे, हम उसी को अच्छा से पढ़ते थे और बस पढ़ते चल गए। और बात रहा कि बेसिक चीज़ों का, तो हमेशा से बेसिक चीज़ जितना सर दिए हैं 2013 का दिया हुआ बेसिक चीज़ अभी भी मेरे साथ चल रहा है। और बच्चों के साथ यही होता है कि आप बेसिक से नहीं जुड़ पाते हैं। किसी भी चीज़ का बेसिक हो आप नहीं जुड़ पाते, जब भी आप बेसिक से नहीं जुड़िएगा तो दिक्कत हो जाता है। और सर हमेशा बेसिक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि आप बेसिक ट्राई कीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ तो हो ही जाएगा। और नए बच्चे जो भी हैं उनके लिए यही है कि जो भी पढ़ना है कि आप बेसिक पढ़िए। और शायद अंडर 18 में सर से अच्छा बेसिक कौन पढ़ाएंगे किसी भी बच्चे को, चाहे वो एकेडमिक का हो या फिर कंपटीशन लेवल का हो। और हर एक चीज़ बेसिक से ही आगे आ गया है, तो बेसिक कंप्लीट करने में सर से आगे तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। जितना मुझे मिला है बेसिक वो सर से ही मिला है, द डिटर्मिनेशन फैमिली से ही मिला है। एक्चुअली रोशन जी, बात यह है ना कि जैसे अभी मैं मैट्रिकुलेशन की बैच न्यू ईयर में शुरू करने वाला हूँ, तो जो 9th के बच्चे थे उसके लिए मैंने कम्प्लीटली लगभग आपको 20 डेज की बेसिक मैथमेटिक्स करवाया है। और चूंकि मेरी कोशिश रहती है, जो चूंकि तेज बच्चे हैं वर्ग में, जो इंटेलिजेंसी है जिसके अंदर नेचुरली है, जो टैलेंटेड हैं, जिसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी है, मेधावी है, तो वो तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। लेकिन वो जो पिछले बेंच के बच्चे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाता है। तो एक महत्वपूर्ण क्लास होती है अंडर मैट्रिकुलेशन में, मैट्रिक की 10वीं की, तो मैंने उनको बिल्डअप करने के लिए उनकी कॉन्फिडेंस को, एक एक बच्चे को मैं पर्सनली ट्रीट करता हूँ, वहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो बच्चे अब कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर रहे हैं। अब मेरा एक ही मानना है कि अगर वो आत्मविश्वास को ग्रहण कर लेंगे तो वो ज़रूर सफल हो जाएंगे। और आप लोगों से भी बस यही कहेंगे, आप तो शिक्षक बन गए और बिहार सरकार की सेवा करेंगे, एक तरह से बिहार के शिक्षा व्यवस्था की सेवा करेंगे। और ये एक दुखद सच्चाई है हमारे सामने कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था देश में सबसे निचले पायदान पे है, जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तो मुझे भरोसा है कि ये जो सरकार के कदम है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग से जो बहुत सारे शिक्षक आए हैं, और ख़ास करके मुझे ज़रूर फक्र है कि आपके जैसे जो शिक्षक हैं वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बुलंदियों तक ले जाएंगे। तो आपके कंधे पर भी ये मेरी तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हाँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, और जो अगर बच्चे अपने शुरुआती दिनों में मैट्रिकुलेशन तक की, चूँकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर आपको 11वीं 12वीं तक की सिलेबस पे पकड़ है तो फिर जनरल कंपटीशन की राह, अगर पीसीएस को छोड़ दिया जाए या फिर संघ लोक सेवा आयोग की एग्जामिनेशन को छोड़ दिया जाए तो फिर वो राह बहुत ही आसान हो जाती है। इसीलिए मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा वर्क करता हूँ और कोशिश रहती है कि नहीं, बेसिक चीज़ें बहुत ही बेहतर रहे बच्चों का, ताकि इन फ्यूचर में उनको। और इसका एक मैं दावे के साथ कभी कभी कुछ चीज़ें बोलता हूँ, हालांकि कभी कभी लगता है कि ये खुद की प्रशंसा करने जैसी बात होती है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है, ये स्वाभिमान की बात है। और मुझे फक्र होती है कि मैं जब देखता हूँ कि आसपास के, अगर आप 10 किलोमीटर के रेडियस में आप देख लेंगे रोशन जी, तो जो भी सफल स्टूडेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब में जा रहे हैं या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि उसमें 80% मेरा स्टूडेंट है भी। ठीक है, मानना नहीं है, वो है भी। तो ये मुझे एक तरह से, ये ऐसा नहीं है कि इस प्राउडनेस आती है मुझे, और इससे क्या होती है ना कि अपेक्षाओं का बोझ महसूस करता हूँ, एक दायित्व बोझ महसूस करता हूँ कि नहीं, इसे कंटिन्यू बनाए रखूँ और मेरे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में जो हैं विभिन्न सेक्टर में अपनी सेवा दें, और आपके तरह के होनहार बच्चे और भविष्य में आए। TRE4 के लिए भी मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ इस वक्त, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे TRE4 के। खैर बबलू जी, सबसे पहले तो एक और चीज़, कैसा लगा द डिटर्मिनेशन, एक सनशाइन ट्यूटोरियल से लेके द डिटर्मिनेशन परिवार तक की ये सफ़र है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सनशाइन ट्यूटोरियल से लेके और द डिटर्मिनेशन तक का सफ़र शायद 1 दशक से ज़्यादा का है,
और ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। वही बात है कि इसको हम शब्द में कैसे बयां करें, एक दशक के अनुभव को अब कैसे बयां किया जा सकता है, और वो भी एक अच्छी याद है। ऐसा नहीं है कि एक दशक बस ऐसे गुजार दिया गया है, अच्छी यादों के साथ है। और बहुत सारा चीज़, हर एक चीज़ में, पढ़ाई से लेके ज़िंदगी के लेके बातें जो भी है, सब चीज़ सीखने को ही मिला है, यहीं से मिला है। और हमेशा से सीखते ही आए हैं, और उम्मीद है कि आगे भी अगर चैलेंजेज आए तो सर गाइड करेंगे, चाहे हम कहीं भी हो, किसी भी विद्यालय में हो। और सर उम्मीद है कि गाइड करेंगे, और करते भी, अभी भी करते हैं। इतना दिन रिजल्ट का हो गया फिर भी। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि अगर सर अपने इंस्टीट्यूट में एब्सेंट हो जाते हैं तो फ़ोन करके कहते हैं कि जाके थोड़ा बच्चों को पढ़ा दीजिए। और मेरे हिसाब से बच्चे पढ़ते भी हैं, और इसका क्रेडिट यही सर ही को जाता है कि सर वो बेस तैयार किया है हमने। और इसीलिए बच्चे को अब जैसे कल से ही क्लास लेना हो, बच्चे को पढ़ाना हो, तो बच्चे आके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हैं तो नहीं पढ़ेंगे, बेसिक ही इस पढ़ाना है। बात की थोड़ी हाँ। निश्चिंता अब रहती है रोशन जी कि अगर मुझे किसी वर्क से कभी बाहर जाना होता है तो मुझे उम्मीद ये रहती है कि आप हैं यहाँ पर, तो बच्चों को ये महसूस नहीं होगा कि सर नहीं है। चूँकि वो चाहते हैं कि नहीं, रोशन सर की क्लास हो, तो बहुत ही सुखद क्षण होते हैं ये। अब मेरे लिए भी ये एक प्राउड का मोमेंट होता है कि सर अगर हम हैं तो हमें खोजते हैं, और ये मेरे लिए प्राउड का मोमेंट तो है ही। तो वही चीज़ होती है कि तो मेरे लिए भी थोड़ी राह आसान हो जाती है अब, थोड़ी निश्चिंता आती है इन सारी चीज़ों से। और मैं यही कहूँगा, एक बार फिर कहूँगा कि इसी चीज़ को जहाँ भी जाएं, जिस स्कूल में जाएं, बच्चे आपसे कितना कनेक्ट हो पाते हैं, बच्चे आपको कितना प्यार करते हैं, दरअसल यही आपकी सफलता की बारी होगी। और सारी बातें जो होती है वो कागज़ पे या कुछ और बातें वो चलती रहती है जीवन में। मैं एक ही मापदंड समझता हूँ एक अच्छे टीचर का, कि आपको पढ़ाने के अलावा आप कितने अच्छे दोस्त बन पाते हैं बच्चों के। और क्या, चूंकि टीचर को कभी कभी कड़ा होना पड़ता है अंदर से, तो वो मुलायम जीव होता है उनका हृदय बहुत मुलायम होता है, बच्चों के लिए बहुत दया भाव होती है उसके अंदर। तो कैसे हैंडल करते हैं। और आज की शिक्षा पद्धति चूंकि एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कितना अच्छा दोस्त बन पाते हैं, उनके बीच कितना प्रिय हो पाते हैं, कितना प्यार कर पाता है बच्चे आपसे, यही आपकी सफलता की बारी। मेरा इससे पहले अगर हम प्राइवेट सेक्टर से जुड़े थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो भी है, चाहे वो कोई विद्यालय हो या फिर प्राइवेट ट्यूशन हो, पढ़ाते थे होम ट्यूशन के फॉर्म में। और बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, बहुत छोटे बच्चे को पढ़ाते थे, और अभी भी पढ़ाते। कुछ दिन पहले उसको बंद किया ट्यूशन। तो सब पेरेंट्स का एक ही है कि कहने का एक शिकायत मेरे से रहता है कि बच्चे आपसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं, हमसे नहीं जुड़ पाते। कारण क्या है? वही है कि हम बच्चों को चाहते हैं कि वो हमसे जुड़े रहे। और हुआ यही कि जब हम छोटे बच्चे, मेरे दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे, और जब हमने ये कहा कि आज तुम्हारा ये लास्ट क्लास है, तो शायद वो कम से कम मेरे सामने में आधा घंटा रोया जो भी बच्चे हैं। उसके बाद मेरे आने के बाद उसके पेरेंट्स का कॉल आया कि आप कहिए कि कल से आएंगे पढ़ाने के लिए और ये बड़ी मुश्किल क्षण है, किसी बच्चे से लगाव हो जाता है, बच्चा कोई भी हो, छोटा बड़ा सब बरोबर, टीचर के लिए सब बरोबर। तो वही है, बच्चे से हम कनेक्ट होने की हमेशा से कोशिश करते हैं कि चाहे वो पढ़ाई के थ्रू हो, खेल कूद के माध्यम से पढ़ना हो। और वो चीज़ हमने यहीं से सीखा है कि आप बस पढ़ते रहिए, जो करना है, खेलना भी है, चलिए साथ में खेलते हैं। सर भी कितना बार जाके मैदान में खेलते हैं, चलिए हम लोग साथ में खेलते हैं। ऐसा नहीं कि एक दायरा बनाइए टीचर और स्टूडेंट के बीच, एक लंबा खाई बना दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो अभी तक भी नहीं है। जब हम 10th में थे तो ऐसा नहीं है कि बहुत खाई था और आज बहुत नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ऐसा भी था, आज भी ऐसा ही है। जो सब कुछ सीखने के लिए जो है ना, सो मेरे हिसाब से सही है। और कोई अगर प्रॉब्लम्स होता है तो अगर आप इतना नज़दीक हो तो प्रॉब्लम्स किसी तरह का हो, आपको शेयर करने में कोई भी संकोच नहीं हो पाता है, जो हमेशा से इस परिवार के साथ हमको मिला है, द डिटर्मिनेशन। तो एकेडमिक सेशन की बात है तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे हैं एकेडमिक सेशन में बेसिक से लेके पीक लेवल तक। रोशन जी, एक चीज़ है जो मैं नोटिस कर पाता हूँ कि जो एकेडमिक बैचेज हैं और जो कम्पिटिटिव बैचेज हैं,
कैसे आप उसको एक दूसरे से पृथक देखते हैं? क्योंकि मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि ये दोनों दो अलग ट्रैक है। है। एकेडमिक लेवल पे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके पढ़ाने का जो अप्रोच होता है वो अलग होता है, उनकी माइंड सेटअप भी अलग होती है। जब बच्चे इंटरमीडिएट के बच्चे जब आते हैं जनरल कंपटीशन में, तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए जनरल कंपटीशन, क्योंकि अभी क्या वो किस माइंड सेटअप के साथ हैं। और चूंकि मार्किंग सिस्टम आसान हुई है, मैं व्यवस्था की खामियों की बात यहाँ नहीं करने आया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है कि एकेडमिक के सत्र जो है वो आसान होते चले गए हैं। बिहार बोर्ड की जो पहले की तुलना में आसान तो होता है। पहले जो बिहार बोर्ड की जो प्रतिष्ठा थी वो शायद थोड़ा सा धूमिल हुआ है। नंबर अच्छे आ रहे हैं, मार्किंग पद्धति सुधरा है, तो बच्चों को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, कुछ अपने नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि एकेडमिक लेवल और जो जनरल कंपटीशन के जो कम्पिटिटिव लेवल के जो बच्चे होते हैं उनकी माइंड सेटअप को फिर चूँकि वो दोनों दो अलग ट्रैक है, तो फिर उसको बांटना पड़ता है और उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? और यहाँ पर चूंकि आपने एकेडमिक लेवल को भी पढ़ा, फिर कम्पिटिटिव लेवल की भी पढ़ाई की है, और अभी भी बच्चों के बीच रहते हैं, मैं नहीं रहता हूँ तो आप बच्चों को देखते हैं, कम्पिटिटिव लेवल के बच्चों के साथ भी पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? जनरली होता यह है कि एकेडमिक सेशन के बच्चे को पता रहता है कि हमको 1 साल के बाद बोर्ड का एग्जाम देना है, और इसमें यही होता है कि माइंडसेट नहीं आ पाता है बच्चों में, जनरल कंपटीशन के बच्चों में। अगर आप में माइंडसेट आ गया कि आगे मेरे पास टारगेट है, इतना सारा सिलेबस है, इसको कवर करना है, ये माइंडसेट सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में इस संस्थान से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम के हो, आर्ट्स स्ट्रीम के हो, वो जुड़ रहे हैं कि बतौर मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करूंगा। तो ऐसे बच्चों के क्या रणनीति होनी चाहिए आपके ख्याल से, कि चूंकि वो 11वीं क्लास से आपको जनरल कंपटीशन को लेके सीरियस है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो मैट्रिकुलेशन से प्लान बना रहे हैं कि हम, उनकी माइंड सेट उस ओर जा रही है कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे। पहले क्या था कि बड़ी तेजी से बच्चे कुछ खास सब्जेक्ट के प्रति ही रुचि दिखा पा रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी ये मैं देख रहा हूँ कि नज़रिया बदलाव आया है। और ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सफ़र आसान नहीं है। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश होगा? और चूँकि संस्थान में बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं कि जो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, खास करके जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? एकेडमिक सेशन के बच्चे की तरह उन बच्चों को भी जो है ना, सब कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, और वो कंटिन्यूटी आपके साथ रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आप लगातार जुड़े रहें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आज सफल हैं, इसका एक ही कारण है कि हम तब से लेकर आज तक डिसकंटिन्यू नहीं हुए हैं। अगर बीच में होता है कि अगर बीच में 1 साल भी आप गैप कर देते हैं ना, तो बहुत लंबा खाई आ जाता है। और हम बस थोड़ा ही सही, ये नहीं करना कि हम एकदम दिन रात एक करके पढ़े हैं, मानी डिसकंटिन्यू नहीं किए हैं, तो बस थोड़ा ही सही, लेकिन कंटिन्यू हमेशा रखें। तो जो भी है बच्चे 11 12 का हो या फिर जनरल कंपटीशन का, कंटिन्यूसली अपना कुछ ना कुछ 10% 20% जितना ही संभव है उतना ही टाइम अपने पढ़ाई पर दे, जो जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए। अदरवाइज आप जितना अधिक समय दे सकते हैं। TRE 4 के बैचेज में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ रोशन जी, सो आप जान ही रहे हैं। और चूँकि संस्थान TRE 1 में भी कई सारे बच्चे सफल हुए, TRE 2 में अच्छे रिजल्ट आए, फिर TRE 3 में भी आप लोगों ने सफलता का जो परचम है, द डिटर्मिनेशन का, उसको बनाए रखा। तो काफ़ी अपेक्षाएं जो है वो अब महसूस करने लगता हूँ कभी कभी। तो TRE 4 की बैचेज में इन्वॉल्व भी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, बहुत ज़्यादा सक्रिय रह रहा हूँ इस बीच में उस बैचेज के साथ। तो उनके लिए, चूँकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि सफल स्टूडेंट के पास जो है वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उनके पास सक्सेस के कुछ टूल्स होते हैं, जंतर मंतर जिसको कह लीजिए आप। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे इस संस्थान के बच्चे के लिए जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, कि वो अपनी सफलता को सुनिश्चित करें? उनके लिए कुछ संक्षेप में क्या उनके लिए आपकी तिजोरी से, कुछ पिटारा से कुछ टिप्स है, कुछ टूल्स या कुछ अनुभव अपना शेयर करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितना सारा चीज़ बताया होगा, उसके बाद हम क्या बताएं, ये मेरे लिए बड़ी
बात हो जाती है कि आप जो भी बात बोले होंगे वो निस्संदेह बहुत ही अल्ले दर्जे का उन बच्चों के लिए, जो मेरे लिए भी पहले भी था। और वही कि आप सर से जुड़िए और हमेशा कंटिन्यू रहिए, कोई भी डिसकंटिन्यू का चांस ही नहीं दीजिए। हम भी हमेशा जुड़े रहे और वो एक ऐसा सब्जेक्ट हम चुने जिसको ना हमने 10वीं तक पढ़ा, बस नाम के लिए कि हमको व्याकरण पढ़ना है और बस उतना ही हमने पढ़ा। और ना ही वैसे भी इंटर साइंस से थे हम, मैथ साइंस का स्टूडेंट, आर्ट में नहीं गया, सीधा साहित्य की ओर मूव कर गया। ये थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल था और चैलेंजेस तो ले लिए थे कि करना ही है। और वही हुआ कि गांव आए तो पढ़ना किससे है, तो अब सर हैं तो किससे पढ़ेंगे। हिंदी भी पढ़ना है तो हमें याद है कि जब हम 2013 में, जब 2012-2013 जब 10वीं का सेशन हम लोग का था, उसमें हमें ये नहीं पता चल पाया कि सर कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं। ये मुश्किल था चुनना, चाहे वो एसएसटी हो या खामियां ढूंढना मुश्किल था। तो उसी बातों को हमने 2013 से खींच के 2022 तक लाया और कंटिन्यू रहा कि पढ़ना है तो हिंदी भी पढ़ना है तो सर से ही पढ़ना है। और बस बच्चे ये करें कि सर हमको ये पढ़ना है, उसके बाद सर उसमें अपना 100% देते हैं और शायद वो सबसे बेहतर भी होता है। रोशन, एक और महत्वपूर्ण बात जो मेरे ध्यान में आई, हालांकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हर वो बच्चा जो अपनी सफलताओं की मंजिल तक पहुँचता है, तो उनकी संघर्ष कहीं ना कहीं एक कहानी की तरह होती है, इंस्पायर करती है बच्चों को। हालांकि मैं व्यक्तिगत मामलों को बहुत ज़्यादा कुरेदता नहीं हूँ, लेकिन अपनी जीवन की संघर्षों को आपने भी जिया, काफ़ी लंबा संघर्ष भी रहा। और जीवन के जद्दोजहद से जब बच्चे फंसते हैं तो कभी कभी विचलित हो जाते हैं और तरह तरह के ख्याल उनके माइंड में आते हैं। तो सर, छोटा सा एक चीज़ कि आप कैसे पार पाए अपने जीवन के संघर्षों को, और कैसे क्या कहेंगे आज के युवाओं को? इस संघर्ष को कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, अब संक्षेप में कहा ही जा सकता है। और है क्या कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई लिखाई का जो भी एनवायरनमेंट है आपसे क्रिएट हुआ, और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स है उसको झेलना मेरे माँ और मेरे पापा सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम जब एग्ज़ाम दे के आते थे और पापा बोलते थे कैसा एग्ज़ाम गया, तो जनरली सब बच्चे की तरह हम भी बोलते थे कि अच्छा एग्ज़ाम गया है। और जब रिजल्ट नहीं आता था तो पापा स्पेशली फ़ोन करके कहते थे कि कोई बात नहीं, अगली बार होगा। और यही बात रहा टीआरई 2 में कि उसमें कंफर्म थे कि हो ही जाएगा। और जब बहुत नियरेस्ट से छूट गए तो सबसे पहला कॉल पापा का ही आता है और कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ ना, कोई दूसरा होगा। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात था। ये मेरे लिए भी बहुत दुखद क्षण थे। और मैं, चूँकि आप लोग को पता होगा कि टीआरई 2 में एग्ज़ाम से ठीक 20-25 दिन पहले मैं गायब हो जाता हूँ, और आप लोग के एग्ज़ाम के टाइम में मैं रह नहीं पाया। और बाद में जब पता चला कि बहुत नज़दीकी मार्क से आपका रिजल्ट रह गया तो वाकई बहुत दुख हुआ था मुझे। और उस दिन ही मैंने विचार लिया था कि टीआरई 3 के एग्जामिनेशन के लिए आपको लॉकअप कर देंगे, एक तरह से बंद कर देंगे। और मैंने टीआरई 3 में वही किया भी कि नहीं, अब आपको जाना नहीं है कहीं। तो और फिर बातों को आपने गंभीरता से सुना। सफलता देर सवेर मिल जाती है, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, वो दृढ़ संकल्प है अगर आप, तो सफलता मिल ही जाती है। एक आखिरी चीज़ बबलू जी, जाते जाते अंतिम शब्दों में अगर कहा जाए कि इस संस्थान के पढ़ाई लिखाई से लेकर इस संस्थान के माहौल के बारे में, इस संस्थान की अपनी जो सफ़र रही है उनके बारे में, या फिर इस संस्थान को, इस परिवार को अगर कुछ राह दिखाने की बात हो तो क्या मैसेज देंगे इस संस्थान के लिए, स्पेशली मेरे लिए, कि क्या एक मैसेज रहेगा आपका? कि ये चूँकि ग्रामीण परिवेश में जिस समय मैंने इस आइडियाज़ को यहाँ पे अप्लाई करना चाहा कि प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों की तैयारी के लिए, अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए, चूँकि उनके पास बहुत सारे स्ट्रगल लेके वो आते हैं, जब यहाँ पे वो आते हैं तो मैं देखता हूँ कि अक्सर उनकी एजुकेशनल जो भी स्टेटस है वो लो होती है, उनकी माइंड सेटअप लो होती है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल लो होती है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी गुजर रहे होते हैं। उनके पास एक बेहतर माहौल नहीं होता है, अच्छे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एक ग्रुप नहीं होता है। उसके बाद एक ग्रामीण परिवेश में उनको अगल बगल के लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं।
तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं उनके पास, और उन चुनौतियों को मैं महसूस करता हूँ, और उन चुनौतियों के बीच मुझे उन्हें मार्ग दिखाना पड़ता है। तो इस संस्थान के लिए, मेरे लिए, इस परिवार के चाहे वो एजुकेशन की जो पढ़ाने की जो पद्धति रही है, स्टाइल रही, वहाँ से लेकर या फिर कोई राय विचार, क्या सलाह देंगे इस संस्थान को? इस संस्थान के लिए राय विचार देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप जितना करते हैं बच्चों के लिए उतना शायद कोई करते होंगे, और जो आप कर रहे हैं आप उसी को अगर निरंतर रखें तो जो बच्चे यहाँ पहुँचे हैं उनको इसका रिवार्ड निश्चित रूप से मिलने वाला है। और जो बच्चे नहीं यहाँ पहुँच पा रहे हैं उनके लिए तो ऐसा समझिए कि रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आएँ, इस फैमिली से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कुछ चीज़ समझेंगे नहीं। क्योंकि कहावत भी है कि समुंदर का गहराई पता लगाने के लिए उसमें उतरना पड़ेगा, किनारे से इसकी गहराई का पता नहीं चल पाएगा। तो आप जो दे रहे हैं वो मेरे हिसाब से सर्वोत्तम है, वही सबसे अच्छा है। और इसी तरह बस जिस तरह हम लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखे उसी तरह आगे सब बच्चों पे बनाए रखिए, यही एक आपसे अनुरोध होगा, और कुछ खास तो नहीं। मेरी शुभकामनाएं तो सदैव आपके साथ ही नहीं, संस्थान के सभी बच्चों के साथ मेरी एक जुड़ाव रहती है। मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, मेरा साथ है। और जीवन के किसी भी सफ़र पे मैं एकदम ऑन कैमरा आश्वस्त करता हूँ कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर मेरी ज़रूरत महसूस होगी तो आप लोगों के लिए सदैव ये संस्थान में उपस्थित रहूँगा। और खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। मैं एक चीज़ बताने वाला था कि कई सारी रिजल्ट आने वाली है, और रिजल्ट से पहले बोलना आप समझ सकते हैं आज के दौर में कितनी जोखिम की बात है। लेकिन मैं आज विश्वास के साथ, भरोसे के साथ ये बता रहा हूँ कि बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी रोशन जी के सफलताओं के साथ, क्योंकि एक दो रिजल्ट आने वाले हैं निकट भविष्य में, और मुझे उम्मीद है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अच्छे परिणाम आएंगे। और उस परिणाम के बाद आप लोगों के बीच एक बार फिर मैं रोशन जी को लेकर आऊँगा, और हमारे बच्चे भी इनके अनुभव से सीखेंगे, जुड़ेंगे, ठीक ना। तो शुभकामनाएं तो है ही, और बस यही कहूँगा कि अपने, चूँकि अब यहाँ के बाद जब आप जाएंगे, चूँकि आप लोगों की काउंसलिंग भी बहुत जल्द होगी, तो जब आप अपने एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी जीवन सफ़र पर निकलेंगे, अब यहाँ पे एक अलग सफ़र होती है, एक अलग डगर होती है, अलग चुनौतियाँ होगी, एक कार्य क्षेत्र जिसको आपने कहिए, कर्म क्षेत्र जिसको कह लीजिए, आप उस कर्म क्षेत्र में होंगे। तो वहाँ पर जो आपके ड्यूटीज़ हैं, मुझे जब भी सुने कि रोशन सर एक है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो जो एक फक्र की अनुभूति होती है ना, वो अनुभूति होती रहे, बस ये जिम्मेवारी ज़रूर दे रहा हूँ। और मेरी शुभकामनाएं सदैव से है और सदैव से रहेगी आपके साथ, पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं। हम भी कोशिश करेंगे कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करें, चाहे उसके लिए मुझे खुद ही क्यों ना पढ़ना पड़े, और चाहे ऑन फोन आपसे ही क्यों ना हेल्प लेना पड़े कि बच्चे को किस ढंग से पढ़ाया जाए। क्योंकि हम इस क्षेत्र में अब नए हैं और एंट्री ले रहे हैं, जो भी 1-2 साल का अनुभव है, जो भी कहा जा सकता है 2 साल का अनुभव, और आप अनुभव के तो वैसे भी बहुत धनी है, तो आपसे अनुभव लेना लाजमी है, आज न कल लेना ही पड़ेगा कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह से हैंडल किए इतने दिनों से। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में, प्राइवेट टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं जिसको आपने फेस किया, वो हमने देखा है। अब दूसरे का मुझे पता नहीं, हमने देखा है, तो मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर वाले टीचिंग प्रोफेशन में कुछ चीज़ को हमें भी फेस करना पड़े, और आप उसमें भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर हेल्प की आशा रखेंगे आपसे जब भी ज़रूरत पड़ेगा। तो रोशन जी, मेरी एक बात शायद आप याद करेंगे तो याद आएगी कि मैं अक्सर करता हूँ, जो भी संस्थान के जो भी टीआरई एग्जामिनेशन वगैरह में जो भी सेलेक्टेड हुए, या इससे पहले भी चूँकि कई सारे नियोजित शिक्षक इस संस्थान से रहे हैं, तो मैं उनको एक बात ज़रूर कहता था कि एक टीचर के लिए जब वो हमसे पूछते थे कि सर कैसे एक अच्छे टीचर के लिए, तो मैंने अभी जैसे कहा था कि आपको कितने दोस्त बन पाते हैं, कितना प्यार कर पाता है बच्चा, और एक जिम्मेवारी अगर पर्सनली अगर कहा जाए तो मैं सभी को कहता हूँ, हर शिक्षक को कहता हूँ कि जिसके अंदर एक स्टूडेंट रह जाएगा
वो एक अच्छा टीचर बन जाएगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में जाने वाले लोग जो होते हैं वो स्वाध्याय से कट जाते हैं, वो सीखना छोड़ देते हैं। सीखना छोड़ देते हैं मतलब उनके अंदर का एक स्टूडेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो अगर एक टिप्स कहिए मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर का वो बच्चा जो है, वो एक छात्र जो है जो हमेशा कुछ सीखने की ललक रहती है उसके अंदर, अगर आप उसको बचा के रख पाएंगे तो हमेशा सीखने को मिलेगा आपको। आप अपने बच्चे से भी सीखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत होता है। हम तो अपने बच्चे से इतना सीखे हैं उसका तो हम कह ही नहीं सकते। बहुत सारे इतना छोटा छोटा चीज़ हम बच्चे से सीखते हैं, कभी कभार हमको ये लगता है कि ये छोटा बच्चा इतना एज में ही सीख रहा है, ये चीज़ हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं, और वो करते हैं बच्चे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है रोशन जी, क्योंकि अक्सर टीचर जो होते हैं वो एक अलग वो गौरवान्वित भाव, एक अलग हाँ। गर्वीली भाव आ जाती है उनमें कि हम शिक्षक हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है ना कि उनके सीखने के दरवाजे जो होते हैं वो दरवाजे और वो विंडोज जो होते हैं वो क्लोज होने लगते हैं। फिर उनके अंदर का जब वो छात्र मर जाता है तो उनके सीखने सिखाने की लौ जो है वो धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगती है। और वो जैसे तारा देखते हैं ना कि वो लाल दानव तर चरण में पहुंच जाता है, फिर तो वही होता है कि फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए मैं यही कहूँगा कि अगर एक टिप्स के तौर पे पहली टिप्स तो यही रहेगी कि अपने अंदर के छात्र को जिंदा रखिएगा, तो निरंतर सीखते चले जाइएगा और जितना सीखिएगा चूंकि कहीं पे इनफ नहीं है, मतलब ये आप महसूस करेंगे का कोई एंड नहीं। हाँ, कहीं इनफ है ही नहीं। कोई ऐसा जगह कहीं भी खड़े होकर अगर आप ये देखेंगे कि क्या मैं सर्वोच्च शिखर पे हूँ, तो नहीं, अभी आप बहुत नीचे हैं। तो मतलब कहीं द एंड नहीं है इसका। तो बढ़ते चले जाइए, कितनी अधिक ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं बहुत जरूरी होगा। हाँ, कोशिश रहेगी हमेशा से कि हम स्वाध्याय करके ही बच्चों को पढ़ाएं, और अभी भी एक अंदर से एक उम्मीद है कि कुछ इससे और बड़ा करना है। हो ना हो वो बात की बात वो है। तो मैंने बता ही दिया है कि कई सारे रिजल्ट आने वाले हैं रोशन जी के, और आएंगे तो फिर मिलेंगे। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद रोशन जी आपका, और बहुत ही कंग्रेचुलेसन, बधाई एक बार फिर से आपको, पहले तो इस सफलता के लिए, और आगे भी खूब तरक्की करे, खूब नाम रोशन करे अपने समाज का, अपने परिवार का, और एक बहुत ही बेहतर शिक्षक के रूप में आपको ख्याति मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं।